तो अब आगे यात्रा करते हैं। आगे बात है कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। तो कच्छ में देखने के लिए इतना कुछ है और इतनी सारी विविधताएं हैं। वहाँ पर बहुत ही प्राचीन मोहनजोदड़ो है। उसके बाद आप देखो तो औद्योगिक यानी उद्योगों और कारखानों से भरा हुआ शहर है। बंदरगाह भी है, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह है। तो हर तरह की अलग अलग विशेषता, साथ ही में जैन यात्रा धाम भी है। तो कच्छ में बहुत सारे ऐसे धर्म के विशेष स्थान हैं, औद्योगिक नगर है, साथ ही में बंदरगाह है और रेगिस्तान है, वो भी अलग प्रकार का रेगिस्तान। तो कच्छ एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी विविधताएं एक ही जगह एक ही स्थान पर देखी जाती है। अब ये जो भद्रेश्वर नाम की जगह है जो कंडला से दक्षिण की ओर पड़ती है, वो जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है। जैन जो संप्रदाय के लोग हैं उनका ये बहुत ही पुराना यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अब आप सभी जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं किताब में यह पढ़ा होगा कि 2000 के साल में गुजरात में और वो भी कच्छ में बहुत ही भयंकर एक भूकंप आया था और उस भूकंप में सबसे ज़्यादा नुकसान कच्छ का हुआ। उसके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर थे जो बिल्कुल नस्तो नाबूद हो गए, बिल्कुल वो मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गए थे और फिर से उन्हें बनाया गया, वहाँ पर नव निर्माण का कार्य किया गया। तो आज वे सब फिर से जो अपनी सुंदरता प्राप्त कर सके हैं वो सबकी मेहनत के कारण। तो जो बहुत पुराना संगमरमर यानी मार्बल से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना वो जिनालय जो है वो भूकंप में खंडित हो चुका था, यानी कि टूट फूट गया था और फिर से अब उसे नया बना लिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि उसका काम अभी जोरों से चल रहा है, पर यह पाठ भी बहुत साल पहले लिखा गया है। इसका अर्थ कि अब वो जिनालय पूरी तरह से बन चुका है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। तो जब वो खंडित हो चुका उसके बाद उसे फिर से बनाया गया तो उसमें थोड़ी सी आधुनिकता यानी वर्तमान समय की जो ज़रूरत है या उसमें थोड़े से परिवर्तन भी किए गए, उसका थोड़ा सा रूप रंग बदला गया। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। अब इसके बाद आता है मुंद्रा नाम का शहर, और मुंद्रा नाम का शहर भी बहुत ही विकसित और बड़ा सा शहर है कच्छ का। तहसील यानी कि वो जिला है। मुंद्रा शहर के साथ साथ जिला भी है, और हम जानते हैं जिला के साथ तालुका, तालुका के साथ फिर गांव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनेक प्रकार के उद्योग है और इसी के कारण ये शहर भी विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। तो यहाँ मुंद्रा के पास भी जो समुद्र है उसके कारण यहाँ पर भी मुंद्रा में भी बंदरगाह बनाया गया है और विविध प्रकार के उद्योग भी है। इसी कारण ये शहर जो है वो और अच्छे से विकसित हो सका है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। अब यहाँ कच्छ में बहुत सारी प्राचीन और ऐतिहासिक देखने लायक जगह भी है। तो ये जो मुंद्रा है वहाँ पर भी कई सारी प्राचीन इमारतें हैं। अब मुंद्रा से ही समुद्र के तट पर ही आगे यात्रा करते हुए अगर आगे बढ़ा जाए तो पहुंच जाते हैं मांडवी। मांडवी का नाम भी आपने सुना होगा। मांडवी भी बहुत बड़ा शहर है कच्छ का, और अब तो धीरे धीरे इन शहरों के जो बंदरगाह है उनको पर्यटकों के लिए और ज़्यादा विकसित किया गया है। उसमें और ज़्यादा नवीनता और आधुनिकता का प्रयोग किया गया है, जिससे विदेशी यात्रियों को और विदेशी जो पर्यटक है, हमारे देश के जो पर्यटक है, वो और ज़्यादा आकर्षित हो और वहाँ पर और ज़्यादा पर्यटन का विकास हो। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। तो यहाँ पर अब तक हमने 3 बंदरगाह के बारे में बात की।
एक कंडला, दूसरा मुंद्रा, और अब हम बात कर रहे हैं मांडवी की। ये भी एक बहुत ही बड़ा सा बंदरगाह है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जिस राज्य को सबसे ज़्यादा समुद्र तट का एक बहुत लंबा सा हिस्सा इस राज्य को प्राप्त होता है। इसलिए गुजरात में बहुत बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं। बड़ा प्राचीन नगर भी है मांडवी, जो है वो बहुत प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। तो मांडवी में आपको समुद्र तट और बंदरगाह के अलावा आपको राजा का महल और बहुत सारी पवन चक्कियाँ भी देखने को मिलेगी। अब आप जानते ही हैं कि जो भी समुद्र किनारे के प्रदेश होते हैं वहाँ पर पवन चक्कियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपको इस जगह पर भी बहुत सारी पवन चक्कियाँ देखने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय भी है मांडवी में। साथ ही में पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। अब मांडवी के साथ ही नज़दीक में ही बिदड़ा नामक एक गांव है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव आते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट प्रकार के गांव हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। तो ये 4 जो गांव हैं जो मांडवी से आगे हैं, वहाँ पर आपको भारी मात्रा में जैन संप्रदाय के लोग, साथ ही में बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन समय के जिनालय वगैरह देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो जगह है, ये 4 जो गांव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नलिया शहर तहसीली केंद्र है, इससे आगे नलिया आता है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। अब जो नलिया शहर है वहाँ पर इसका क्या महत्व है? क्योंकि वहाँ पर हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। तो हम जानते हैं कि गुजरात अपनी बहुत बड़ी सीमा जो है, अपनी बहुत बड़ी सरहद जो है वो पाकिस्तान के साथ बांटता है। तो गुजरात से लगकर पाकिस्तान की सरहद भी है। तो जहाँ जहाँ जिन राज्यों में दूसरे देशों से लगकर हमारी सीमा है, उन राज्यों में हमारी भारतीय सेना जो है वो हमेशा 12 महीने 24 घंटे तैनात रहती है। तो यहाँ पर जो नलिया शहर है वहाँ पर हमारी भारतीय सेना का मुख्य हवाई अड्डा भी है। ठीक है, गुजरात का जो मुख्य हवाई अड्डा है वो नलिया में है, सेना का जो मुख्य हवाई अड्डा है वो। तो इसलिए भी ये शहर ज़रूरी है। और साथ ही में अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो इस समय आप जब भी समाचार देखोगे या कभी भी आप समाचार पत्र खोलोगे, सुबह सुबह जो आपके घर अखबार आता है, अगर आप उसे खोलकर पढ़ोगे तो ठंड हमारे गुजरात में कितनी बढ़ी है या किस प्रकार से ठंड बढ़ती जा रही है, या आज का दिन जो है उसमें ठंड का तापमान कितना है, वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए या समझने के लिए ये जो नलिया शहर है उसी का तापमान आपको दिखाया जाता है। क्योंकि नलिया एक ऐसा शहर है जो गुजरात में सबसे ठंडा शहर माना जाता है, यानी ठंडी के मौसम में इस शहर का तापमान सबसे ज़्यादा कम होता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड होती है, पूरे गुजरात से भी ज़्यादा। तो ये नाम आपको आजकल अखबारों में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इससे आगे नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते हम पहुंच जाते हैं नारायण सरोवर। ये भी एक अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि नारायण सरोवर बहुत ही प्राचीन और एक धार्मिक, बहुत ही पौराणिक और धार्मिक स्थान है। कैसे? क्योंकि इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये रामायण के समय की जगह है, स्थान है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है शिव जी का, जहाँ से रावण कभी गुजरा था, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ से ही रावण गुजरा था। और यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान है,
मतलब पूरे भारत में जितने भी प्राचीन स्थान है उनमें से यह नारायण सरोवर भी एक है, इतना प्राचीन इसे माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, और इस जगह से, क्योंकि ये सरोवर वाली जगह है, इसलिए यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय इन दोनों का अगर लुफ्त उठाना है, या ये जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी सुंदरता का अगर हमें एहसास करना है, उसकी खूबसूरती देखनी है, तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से उसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। तो नारायण सरोवर से जैसे ही हम आगे जाते हैं, वहाँ पर लखपत नाम का एक स्थान आता है, जो भी बहुत पुराना है और धार्मिक स्थान है। ये सिखों का धार्मिक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। तो जो लखपत है वहाँ पर ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के गुरु है, उनके भगवान है, जो उनकी चरण रज यानी कि उनके पैरों की कणी, यानी ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पर रहते थे कभी, वहाँ से वो गुजरे थे कभी, तो इसीलिए उस स्थान पर, उस पवित्र पावन यानी पवित्र भूमि पर, जमीन पर गुरुद्वारा बनाया गया है। इसीलिए लखपत सिखों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। एक समय में वो बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, यानी बहुत ही अच्छा और अपनी एक अच्छी अवस्था में था, पर आज वो जीर्ण अवस्था में, जीर्ण यानी कि थोड़ा कमज़ोर हो गया हो, उस अवस्था में होते हुए भी वो आज भी बेहद खूबसूरत है, देखने लायक है, दर्शनीय है, उसके दर्शन करने लायक है। यहाँ एक किला भी है, उसके बगल में प्रांधो खनिज संपत्ति के लिए एक प्रसिद्ध जगह है, तो साथ ही विद्युत निर्माण का भी ये केंद्र है। तो लखपत जो है वो उससे थोड़ा सा ही, लखपत जो है उसकी ही ये विशेषता है कि यहाँ पर एक किला भी है, जो कि एक ऐतिहासिक किला है, और साथ ही में उसके बगल में यानी उसके पास ही नज़दीक में प्रांधो नाम की एक खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध जगह है। अब खनिज संपत्ति आप जानते हो, जो ज़मीन से खुदाई कर करके, खानों से खुदाई कर करके जो खनिज तत्व प्राप्त किए जाते हैं, वो होती है खनिज संपत्ति। तो प्रांधो नाम की जो जगह है वो खनिज संपत्ति के लिए बहुत ही जानी जाती है, और क्योंकि यहाँ पर खनिज संपत्ति भारी मात्रा में मिलती है, इसीलिए यहाँ पर विद्युत निर्माण भी किया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत यानी बिजली पैदा करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े कारखाने और बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर बिजली पैदा करने का काम भी किया जाता है, इसलिए बिजली पैदा करने का भी केंद्र है। ठीक है, विद्युत निर्माण का भी ये केंद्र है। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो आपको परीक्षा के संदर्भ में भी अच्छे से याद रखनी है। अब इसके बाद और कौन से विशिष्ट स्थान हैं उसके बारे में हम अगले ऑडियो में सुनते हैं।